हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डेप्रिसिएशन के 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए थे। पहले लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि क्या होता है डेप्रिसिएशन और क्यों डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड, मशीन प्रोडक्शन लाइफ मेथड, मशीन आवर मेथड, सम ऑफ डिस्टेंस मेथड। ये 5 ही मेथड जो होते हैं वो हमने कर दिए थे। इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो हम उस प्लांट एंड मशीनरी पे या उस फिक्स्ड एसेट पे लगा देंगे और तब जाके हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे और जो डेप्रिसिएशन खर्चा है वो P&L लेंगे और एसेट से कम करेंगे। अब कुछ एंसिलरी चीजें बची है विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं एक फिक्स्ड एसेट को बेचता हूं तो वहां से प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिकॉज नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर आप देखोगे अकाउंटिंग जो आपने अभी समझी है, हम जब जब गुड्स को परचेज करते हैं हम परचेज को डेबिट करते हैं और जब जब सेल करते हैं उन गुड्स को हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं। एंड बाय सेल्स एंड परचेज वी मीन ओनली द परचेज एंड द सेल ऑफ द गुड्स इन विच वी डील। मगर जो फिक्स एसेट्स है उनमें हम ट्रेड नहीं करते हैं, मगर कभी कभी हमें वो भी बेचने पड़ते हैं जब वो खराब हो जाते हैं या किसी और रीजन से हमने उनको बेच दिया, रिप्लेस करना है, नया लाना है। तो वहां पे क्या प्रॉफिट और लॉस आया वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हम आज के लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। और अगर ये हमने डिसाइड कर दिया था कि हम एसएलएम मेथड फॉलो करेंगे, बीच में कुछ और रीजंस हो गए, हमने बोला नहीं अब हमें डब्ल्यूडीवी करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तब चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अगर होगा तो अकाउंटिंग में क्या इंपैक्ट आएगा, या हमने जो अभी बोला था कि यूजफुल लाइफ इसका 10 साल रहेगा या यूजफुल लाइफ इतने नंबर ऑफ आवर्स रहेगा और फ्यूचर में हमें पता चला नहीं अब ये कम उतना नहीं रहेगा, कम साल ही रहेगा या ज्यादा रहेगा, अब तो डेप्रिशिएट कैसे करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ और ये क्या है, whether they are accounting estimates, whether they are accounting policies, this all we will be discussing in this lecture। ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बुक से एमसीक्यूज भी करेंगे। और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखोगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैंने जो आपकी बुक में है और मैंने आपको कवर नहीं करता, वंस हम ये चीजें खत्म करेंगे उसके बाद हम बुक पे आ जाएंगे, पूरा पेज नंबर 1 से एंड तक हम देखेंगे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमने छोड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो मैं आपको बता दूंगा वो है, अगर मैंने अगर मैंने किसी एसेट को बेचा मेरे दोस्तों, अगर हमने किसी एसेट को बेचा तो उससे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो आपका गुड्स और सेल्स, गुड्स में परचेज और सेल, उसका प्रॉफिट हम साथ साथ में नहीं करते हैं। क्यों? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जहां पे बोलते हैं पूरे साल की परचेज इतनी है, पूरे साल की सेल इतनी है, ओपनिंग स्टॉक ये था, क्लोज स्टॉक ये था, तो हमें निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हम बोलते हैं जीपी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बनाता हूँ, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे लिखते हैं परचेज, और यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, यहाँ पे लिखते हैं क्लोज स्टॉक, और ये हमारा लिखता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से हम बोलते हैं जो गुड्स में मैंने डीलिंग कर दी है, जो गुड्स में मैंने डीलिंग की है वहां पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो वो एक साथ नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर कर लेते हैं। ठीक है, मगर यहां तक ये बात है, फिक्स एसेट की बात है, वहां पर हम ऐसा नहीं करते इनको ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, ओपनिंग गुड्स कितने थे और क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग एसेट्स कितने थे क्लोजिंग थे, ऐसा नहीं करते हैं। इनका जो है अगर प्रॉफिट और लॉस होता है वो जब ये सेल होता है फिक्स एसेट्स उसी वक्त निकालते हैं। ठीक है, उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री समझेंगे तो हमें खुद ही पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों। मैंने एक मशीनरी परचेज कर दी थी, बहुत आसान कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। मशीनरी परचेज कर दी थी 1 लाख की। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं हर साल डेप्रिशिएट करता रहा, मैं इसको 10-10 हजार डेप्रिशिएट करता रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ सर ठीक है 10 हजार, और 5 साल तक मैंने इसको यूज कर दिया। तो 5 साल में इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बोलो या इसकी बुक वैल्यू बोलो, ताकि आप मुझे बता सकते हो कितनी होगी। हाँ सर, 5 साल में आपने डेप्रिसिएशन 50 हजार लगाई होगी, तो सर इसकी बुक वैल्यू 50 हजार होगी। अब जब मैं इसको बेचूंगा, सपोज मुझे ये बेचना पड़ा और मैंने इसको बेचा, आई सोल्ड दिस आई सोल्ड दिस एसेट फॉर 40,000 रुपीज। तो क्या तुम मुझे लॉस बोल सकते हो कितना हुआ लॉस? हाँ सर, बहुत आसान है, हमारा लॉस हो गया 10 हजार। कैसे हो गया 10 हजार मेरे दोस्तों? आसान, आराम से देखो, ये एसेट मैंने 1 लाख की परचेज की थी और 5 सालों में मैंने इसको डेप्रिशिएट किया था। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है मेरे दोस्तों? जब भी हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन, तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, या जो भी वो एसेट होता है मशीनरी अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सपोज मशीनरी थी 10-10 हजार,
तो हर साल हमने इसको डेप्रिशिएट कर दिया और 5 साल बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी बची है सर? इसकी बुक वैल्यू बची है 50,000। अब मेरी बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है? ओनली 50,000 रुपए, क्योंकि 10,000 से मैंने खर्चा ऑलरेडी बुक कर दिया, वो पीएनएल में ले लिया। अब ये चीज मेरे लिए 50,000 की बुक्स में, और मैंने जब इसको बेचा मुझे 50,000 आने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 40,000 ही आए। तो मुझे कितना ओवरऑल लॉस हुआ? अगेन एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ मेरा सर? मेरा 10,000 का लॉस हुआ। ये चीज मेरे लिए अब 50,000 की थी, जबकि मुझे 40,000 आ गए, तो मुझे 10,000 का लॉस हुआ। तो इसकी हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं? आपके पास कैश कितना आया? बहुत आसान है इसकी एंट्री सर। हमारे पास कैश जो है, कैश अकाउंट डेबिट 40,000। और क्या हुआ? आपकी सेल होगी? नहीं सर, ये हमारी सेल नहीं होती है। When we say sale, we mean sale of the goods in which we deal. तो अगर मेरे पास रेडीमेड गारमेंट वाला स्टोर है, तो जो मैं रेडीमेड गारमेंट्स बेचूंगा वो मेरी सेल कहलाएगी। वहां पे जो फर्नीचर मेरे पास पड़ा था, अब मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसको बेच दिया 40,000 का, तो ये मेरी सेल नहीं है। बल्कि क्या हो गया, जो फर्नीचर मेरी बुक्स में या मशीनरी मेरी बुक्स में 50,000 की आ रही थी, 50,000 की शो हो रही थी, वो एसेट अब मेरा खत्म हो गया। तो मेरे पास ये एसेट था जिसकी वैल्यू 50,000 थी मेरी बुक्स में, अब ये एसेट चला गया। ये एसेट चला गया तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एसेट निकल गया अब मेरे दुकान से, ये मेरे दुकान में 50,000 के वैल्यू पे था, अब ये निकल गया तो मैं इस एसेट को क्रेडिट करूंगा 50,000 से। ये एक तरीका है समझने का। दूसरा तरीका मॉडर्न अप्रोच है, क्रेडिट व्हेन द एसेट और एक्सपेंस डिक्रीजेस वी विल बी क्रेडिटिंग दैट। तो एसेट मेरा खत्म हो गया, एसेट मेरा कम हो गया, तो उसको क्रेडिट करूंगा। तो एसेट जितने में चला गया, कितने का था मेरा एसेट? टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी जो मेरी चली गई वो 50,000 की थी, मेरी चीज 50,000 की चली गई और मुझे 40,000 मिले, तो मेरा क्या हो गया सर? हमारा लॉस हुआ 10,000। तो इसको मैं बोलता हूं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का मैं एक एक्सपेंस बुक करूंगा या लॉस बुक करूंगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 50,000, और ये जो मेरा लॉस है ये फिर जाता है पीएनएल में। तो अगर मैं फिर पीएनएल बनाऊंगा मेरे दोस्तों, यहां पर ये जो मेरा जीपी आता है, ये जो मेरा जीपी आता है यहां पे, ये जीपी को मैं बाय जीपी लेता हूं और यहां पे लिखता हूं टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 रुपया, और फिर मेरा नेट प्रॉफिट निकलता है। तो यहां पे तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखी वो ये था कि जहां जहां मतलब गुड्स का प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली नहीं निकालते हैं वन टू वन बेस पे। जैसे ना मैंने एक अभी क्वेश्चन किया था, कराया था बच्चों को, जिसमें मैंने वन कंसोलिडेटेड क्वेश्चन ऑन फ्रॉम द जर्नल टू द बैलेंस शीट। वहां पे एक कंसेप्ट था कि उसने गुड्स परचेज किए जिनकी कॉस्ट 8 लाख थी, बट उसको 7,20,000 मिला, तो उसको 80,000 का डिस्काउंट हो गया, मिल गया। तो कोई बंदा बोलेगा सर 80,000 को फायदा हो गया, बट हम उस फायदे को उधर ही थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को, हम उसको वहां पे रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? हम यहाँ पे जब परचेज को 7.2 लिखेंगे मेरे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली ये खर्चा 8 की जगह 7.2 हो गया, तो खर्चा कम हो गया, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पे सेल सपोज 9.5 की थी, तो ये 10 का गुड्स था, आपने 9.5 में बेचा, तो वो लॉस ऑटोमेटिकली, क्रेडिट इनकम होता है, तो इनकम आपने कम कर दी और खर्चा आपने कम कर दिया, तो नेट इफेक्ट के प्रॉफिट आपको खुद ही निकलता है। तो सेल ऑफ गुड्स में हम वैसे कर लेते हैं, बट जहां तक अदर मतलब फिक्स एसेट की बात करते हैं, उनका प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो वन टू वन आपको निकालना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि आप उस एसेट को, एसेट आ गया तो उसको डेबिट करते हो, एसेट जब निकल गया उसको क्रेडिट करोगे उतने वैल्यू से जितने का वो आपकी बुक्स में था, और वहां से फिर आपका प्रॉफिट और लॉस निकलता है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे जो मैं बोलना चाहता हूं व्हेन आई से दैट you will have to credit the asset by the value which is it is appearing in the books, that is the 50,000। इतने का आपकी बुक्स में एसेट था, अभी चला गया। आप इमेजिन करो आपकी दुकान है और उसका दरवाजा है, ये फर्नीचर निकल रहा है, आप देख लो इसको निकलते हुए, then you will have to pass a credit entry of the furniture or machinery whatever the fixed asset that is। तो आप टू दैट एसेट करोगे और जितने वैल्यू से आपकी बुक्स में है उतने वैल्यू से उसको निकाल दोगे, क्रेडिट करोगे, और वहां पे फिर आया कितना उसके बदले में, वो कैश कितना आ गया, या डेटर मतलब वो बंदा अगर उधार पे लिया उस बंदे का अकाउंट खोल के डेबिट करोगे, एंड फिर तुम्हें पता चलेगा डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, एंड द डिफरेंशियल अमाउंट इज द प्रॉफिट और लॉस। सपोज यहाँ पे मुझे 60,000 आया होता तो मेरा प्रॉफिट आया होता 10,000 का। ठीक है? और उस प्रॉफिट को फिर मैं इनडायरेक्ट इनकम में ले लेता, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, जरा इसको क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए और मैं आपको और कंसेप्ट बोलूंगा। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। A firm purchased, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग मोबाइल से देखते हैं और उनको दिक्कत होती है वहां पे। A firm purchased on 1st January, a firm purchased on 1st January a certain machinery of 5,82,000। तो एक फर्म ने एक मशीनरी परचेज कर दी 5,82,000 की, एंड स्पेंट 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि इस एसेट को रेडी टू यूज बनाने में जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो आप एसेट को कितने में शो करोगे सर? 5,82,000 प्लस 18,000। सर हम एसेट को दिखाएंगे 6 लाख पे। ऑन 1 जुलाई 2018 मतलब 6 महीने बाद another machine for 2 lakh was acquired। तो आपने एक और मशीन परचेज कर दी 2 लाख की। ऑन 1 जुलाई 2019, तो अगले एक साल बाद 1 जुलाई 2019 को द मशीनरी परचेज ऑन द 1 जुलाई, 1 जुलाई को परचेज कर दी थी मशीनरी 6 लाख की। You have become obsolete and with auction for was auctioned for 38,600। 38,600 पे आपने इसको क्या किया? ऑक्शन कर दिया, बेच दिया। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। और उसी दिन आपने एक नई मशीनरी परचेज कर दी, कितने में? 4 लाख में। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन ऑफ 31 दिसंबर को लगाते हो एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, हर साल पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। कब? रिटर्न डाउन वैल्यू। अब मुझे बताओ दोस्तों क्या हो गया, और इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों अकाउंटेंसी में क्वेश्चन में एक आदत डालो। अगर आपको बहुत आगे जाना है अकाउंटेंसी में, टाइम लाइन बनाने की कोशिश करो। ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइम लाइन बनाने की कोशिश करो। मैं जरा यहाँ पे टाइम लाइन बनाता हूँ मेरे दोस्तों, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 1 जनवरी 2018 को I purchased a machinery फॉर 6 लाख। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर, 6 लाख कैसे? 5,82,000 और वो 18,000, 6 लाख। उसके बाद 1 जुलाई 2018 मैं एक नया एसेट खरीद रहा हूं, एक नई मशीनरी खरीद रहा हूं 2 लाख की, एक और 2 लाख का मैंने खरीद दिया। वेरी गुड। ऑन 1 जुलाई 2019 फिर क्या आएगा यहाँ पे? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2018 को मैं क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। उसके बाद 1 जुलाई 2019 को ये जो एसेट था 6 लाख का, ये ऑब्सोल्यूट हो गया, एंड आई हैव टू सेल इट। कितना में आया मुझे इसको? 38,600 ओनली, 38,600 आ गया। और इसी दिन मैंने क्या कर दिया? 4 लाख का और एक मशीनरी खरीदा। और 31 दिसंबर को मैं क्या लगाऊंगा? सर 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे।